बच्चा, एकदम फ्रेश टॉपिक। हेडिंग बताओ क्या लिखा है। लॉग इन पीरियड रिक्वायरमेंट्स। अब आपके सामने स्क्रीन में दो रेगुलेशन दिख रहे हैं, रेगुलेशन 16 दिख रहा है और रेगुलेशन 115 दिख रहा है। रेगुलेशन 16 किसको लेकर होगा? आईपीओ। 115 किसको लेकर होगा? एफपीओ। मतलब यहाँ पे आईपीओ एफपीओ दोनों की बातें हो रही हैं। ठीक, चलिए। फॉर सिक्योरिटी हेल्ड बाय, किसके पास है सिक्योरिटीज? प्रमोटर्स। हेडिंग समझना, सिक्योरिटीज किसके पास है? प्रमोटर्स के पास है। ये अभी बस मैंने आपको हेडिंग रीड करवाई। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पर्सन, फिर क्या लिखा है ब्रैकेट में? ब्रैकेट मैंने बनाया, उसमें क्या लिखा है? अदर देन प्रमोटर, मतलब नॉर्मल की बात हो रही है। ठीक, दो कैटेगरीज है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स रखे हैं उसका क्या होगा, उसका क्या ड्यूरेशन है लॉक इन का। दूसरा हम पढ़ेंगे नॉर्मल शेयर होल्डर जो प्रमोटर नहीं है उसके पास जो शेयर्स रखे उनकी बात करें। तो चलो वन बाय वन। सबसे पहले आ जाओ, आईटेक्स कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। आईटेक्स कंपनी क्या लेकर आ रही है? आईपीओ लेकर आ रही है। उसका जो प्रमोटर है, प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ गया। प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन तो समझ में आ गया। प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? मिनिमम क्या होता है? 20%। अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो मिनिमम 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू। यहां तक चीजें क्लियर है? 20% मेरा पैसा फंसा हुआ है। ठीक, हम बहुत चालाक है। सेबी ने बोला 20% पैसा फंसाओ, हमने 20% दिखाने के लिए रख दिया और जैसे ही इश्यू आया 20% वापस निकाल दिया। फॉर्मेलिटी के लिए पैसा रखा था कि भाई हमें आईपीओ लेकर आने दे दिया जाए, तो सेबी ने बोला लॉक इन में जाओगे। 20% बस आपने डाल दिया, वापस नेक्स्ट डे जैसे आईपीओ पूरा खत्म हुआ नेक्स्ट डे आपने पूरे पैसे निकाल दिए। तो ऐसी सारी हरकतें ना हो, इसीलिए प्रमोटर के पैसे को किस में डाल दिया जाएगा? लॉक इन में डाल दिया जाएगा। किस में डाल दिया जाएगा? लॉक इन में डाल दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन अ पब्लिक इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो भी प्रमोटर के पास है वो लॉक इन में जाएगी, जो भी पीरियड इन्होंने बता के रखा है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले उन्होंने बोला प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मालूम है 20% होता है। ठीक, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग दी। अब प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन में पैसा एआईएफ ने भी फंसाया था। क्यों फंसाया था? ये एआईएफ क्यों आ गया? क्योंकि प्रमोटर ने हेल्प मांगी थी। ठीक है, कितने की मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं? 10%। एआईएफ बोलो या फिर फॉरेन वेंचर कैपिटल बोलो या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर पीएफआई बोलो, इंश्योरेंस कंपनी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कंसेप्ट पहले भी समझ चुके हैं। प्रमोटर का जितना भी पैसा है, चाहे ये इसका है चाहे इनसे मांगा हुआ हो, जो भी हो, 20% जो भी इसका पैसा है, इन्होंने साफ साफ बोल दिया लॉक इन में जाएगा। कितने पीरियड में लॉक इन? 18 महीने, 18 मंथ्स। 18 मंथ्स कहां से देखेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट, जब भी आईपीओ या फिर जब भी एफपीओ। चाहे आप आईपीओ लेकर आए हो चाहे आप क्या लेकर आए हो? एफपीओ। दोनों में से जो भी कुछ लेके आए, जिस दिन आपने अलॉटमेंट किया, जिस दिन मैंने आपको शेयर्स दिए, वहां से 18 महीने के लिए प्रमोटर के शेयर्स क्या हो जाएंगे? लॉक्ड हो जाएंगे। मतलब प्रमोटर अब इन शेयर्स को वापस निकाल नहीं पाएगा। निकालेगा तो भैया कब निकालेगा? 18 महीने के बाद। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए, हावेवर द लॉक इन पीरियड 18 महीने से 18 मंथ से हम क्या कर देंगे? 3 इयर्स बढ़ा देंगे, 3 साल के लॉक इन पीरियड में जाएगा। अगर 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 मेजॉरिटी ऑफ द इश्यू प्रोसीड, अभी ब्रैकेट वाली चीजें स्किप करिए, मेजॉरिटी ऑफ द इश्यू प्रोसीड प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताओ जरा। बड़े खर्चे, सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो बड़े खर्चे। अगर जो ये इश्यू हम लेकर आ रहे हैं इसका पैसा ना बड़े खर्चे पे लगने वाला है, बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा पैसा लग रहा है, मतलब बड़ा पैसा। तो हम 18 महीने तो छोटी बात हो गई, कम ड्यूरेशन हो गया। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए प्रमोटर 18 महीने का वेट करेगा और फिर निकाल लेगा भाई अपना पैसा। तो अगर बड़े प्रोजेक्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगने वाला है, तो फिर आपके लिए 18 महीने का ड्यूरेशन नहीं है, आपके लिए क्या हो जाएगा? 3 साल के लिए। तो इन शॉर्ट आपका प्रोजेक्ट क्या आपको समझना पड़ेगा। आपकी कंपनी आईपीओ में जो प्रपोज कर रही है कि भैया मैं ये प्रोजेक्ट लेकर आने वाला हूं, तो अगर उस प्रोजेक्ट में आपका पैसा किस में लगने वाला है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो लॉक इन पीरियड क्या है? 3 साल। अदरवाइज क्या है? केस स्टडीज आएगा। अगर आपको उसमें आइडेंटिफाई कर रखा है कि भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो लॉक इन उन्होंने 18 महीने, तो क्या ये सही है? क्या नहीं। तो आपको क्या क्लिक होना चाहिए? 3 साल होना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर है? अब आ जाओ ब्रैकेट में जो बातें लिखी थी, क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ द ऑफर फॉर सेल। क्या होता है ऑफर फॉर सेल? एग्जिस्टिंग। ये कह रहे हैं भैया हम उसकी बात कर ही नहीं रहे, एग्जिस्टिंग। इन्होंने कहा 3 साल के मेजोरिटी, उन्होंने कहा कि मेजोरिटी जब हम प्रपोज, मतलब यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, बाहर से मार्केट से जो हमने पैसा उठाया, पब्लिक से जो हमने पैसा उठाया, वो पैसे की हम बात करें जो कंपनी को मिल रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे जो कौन लेके जा रहा है? सेलिंग शोल्डर लेकर जा रहा है। क्या ये समझ में आया? अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया 20%, प्रमोटर को बोले भैया मिनिमम 20 चाहिए, प्रमोटर बहुत दिलदार इंसान है, वो बोल रहे भैया मैं तो 30% लगाऊंगा अपना पैसा, मेरे पास है पैसा, इतना क्यों बाहर से लेना? क्योंकि 30% का मैं पैसा लगाऊंगा तो भैया डिविडेंड रिटर्न मुझको मिलेगा ना।
प्रमोटर कह रहे कि नहीं मैं ज्यादा पैसा लगाऊंगा, लॉ ने बोला 20% लेकिन मैं 30% लगाऊंगा, तो 20% के लिए मेरा लॉक इन कितना जाएगा, 20% के लिए मेरा लॉक इन कितना जाएगा, 18 महीने भी जाएगा और 3 साल, सिचुएशन को जो सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग एक्सेस ऑफ द मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं एग्जाम्पल कह रही हूँ, मेरा 35% है, प्रमोटर ने कितना पैसा लगाया, अपना खुद का पैसा 35%, 20% तो मेरा ऊपर वाले लॉक इन पीरियड के हिसाब से होगा, रिमेनिंग 35 में से 20 हटा दो, कितना बचता है 15%। एक्सेस जितना लॉ ने बोला था प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का, उससे एक्सेस कितना है, एक्सेस कितना है मेरा 15%, तो 15% के लिए मेरा लॉक इन पीरियड क्या है, प्रमोटर होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, एग्जांपल कितना है 15%, ठीक है। 15% का क्या करना है, एक्सेस जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, लॉक इन फॉर दी, क्या लिखा है बच्चा 6 महीने, मतलब सीधा 18 का उन्होंने क्या कर दिया 6 महीने कर दी, क्योंकि या तो आपने अपनी श्रद्धा से लगाया था ना, तो इसमें हम ज्यादा आपका पैसा लॉक में नहीं रखेंगे। सेम फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट, सेम बात है। हाउएवर लॉक इन पीरियड 1 साल हो जाएगा, अगर आपका पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ब्रैकेट में वही बात है कि हम ऑफर फॉर सेल वाली पैसे की बात नहीं करें। क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही है, फटाफट रीड करो, 1 मिनट आती मैं, पक्का तीसरा भी आ ही गया है ना पढ़ाए नहीं, चलो आ जाओ। सबसे पहले तो ये एसआर लिखा है, क्या होता है, स्पेशल सुपीरियर, स्पेशल वोटिंग राइट, सुपीरियर वोटिंग राइट, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट बोलूं तो सुपीरियर राइट बोला जाता है, ये शॉर्टकट यूज कर देते, पता नहीं क्यों करते, नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाँ वही तो नंबर कम हो जाएंगे, ये अपनी गलती को गलती नहीं मानते हैं, तुम्हारी गलती को महा गलती मानते हैं, ठीक है, इनकी बराबरी मत करो, ठीक। चलो एसआर मतलब क्या, सुपीरियर राइट, क्या लिखा है, इनके सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, तो थोड़ा पहले शॉर्ट में समझ लो ये सुपीरियर राइट होते क्या है, समझे। देखो सुपीरियर राइट वर्ड से क्या समझ रहे हो, पहले तो ये बताओ, मारो तुक्का, स्पेशल, इनका जो, वेरी गुड, इनके पास जो वोटिंग पावर होगी वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होगी। मुझे बताओ ये अच्छी सुपीरियर वोटिंग राइट वाली जो ये शेयर्स है किसको मिलते होंगे, कॉमन सेंस लगाओ, प्रमोटर फाउंडर्स जिन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया है, ठीक है। तो चलो सुपीरियर राइट्स वाले शेयर इश्यू किए जाते हैं, सुपीरियर राइट वाले इक्विटी शेयर इश्यू किए जाते हैं, किसको किए जाते हैं, प्रमोटर्स को किए जाते हैं, फाउंडर्स को किए जाते हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है, ठीक है, और साथ में कंपनी में काम भी कर रहे हैं। अब होता क्या है, इनके पास बाकियों के कंपैरिजन वोटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली आपके पास अगर एक शेयर है, अगर आपके पास क्या है बच्चा, एक शेयर है, तो क्या होगा, एक वोट मिलेगा। इनको क्या बोलते हैं, अगर आपके पास एक शेयर है तो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके पास 5 वोटिंग राइट होगी, आपके पास 10 वोटिंग राइट होगी, तो इस टाइप के सुपीरियर राइट्स इशू किए जाते हैं, लेकिन इसका एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल के बाद इसे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा हमेशा लाइफ टाइम ये सुपीरियर राइट्स आपके पास नहीं रहते। मान लो आईटेक्स कंपनी, रॉकेट सर, अभिषेक सर और मेरे पास क्या है, सुपीरियर राइट्स है, तो 5 साल तक हम इसे होल्ड करेंगे, हमारे पास एक शेयर के लिए कितने वोट्स है, 10 वोट्स है, ठीक। 5 साल के बाद ये नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब नॉर्मल इक्विटी शेयर्स को यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज कर रखी है ये वो ऑर्डिनरी बोल रखा है, ठीक है। तो आपको दिखेगा एक तरफ ऑर्डिनरी शेयर्स और एक तरफ आपको क्या दिखेंगे, सुपीरियर राइट्स इक्विटी शेयर्स। कुछ एक टाइम बाद ये कन्वर्ट होते हैं। अब कंपनी के अपने रूल्स रेगुलेशंस है जो उन्होंने डिसाइड किए, अपनी कंपनी के कस्टमाइज हो सकते हैं, वोटिंग राइट वो अपने हिसाब से रखेंगे, ड्यूरेशन वो अपने हिसाब से रखेंगे। आ जाओ, अगर प्रमोटर को इश्यू कर रखा है कौन सा, सुपीरियर राइट वाला, मैं कह रही हूँ प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसने इक्विटी शेयर्स खरीदे ना, तभी तो पैसा उसका फंसा है, तो उसने कौन सा वाले इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं, सुपीरियर राइट। सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर शेल बी लॉक इन, वो भी लॉक इन में जाएंगे अंटिल वो क्या ना हो जाए, जब तक कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स हैविंग वोटिंग राइट सेम एज द ऑर्डिनरी शेयर्स। मतलब क्या कह रहे वो, मैंने क्या बताया, ये कन्वर्ट होकर नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाते हैं, ठीक। तो ये भी लॉक इन में जाएंगे। एक्चुअल में खुद आप एक बार सोचो, प्रमोटर के पास सुपीरियर राइट्स वाले शेयर्स है, क्या ये किसी को बेच सकता है, अरे गरे नथु तेरे को दे देगा क्या ये पावर वाले शेयर्स, नहीं, तो ये किसी के पास जाने नहीं वाली है, मेरे पास ही रहेंगे। मैं इसे बेच सकती हूँ, लेकिन कब बेचूंगी, जब ये क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब मैं इसे एलिजिबल हूँ बेचने के लिए। अदरवाइज सुपीरियर राइट्स वाले तो मैं ऐसे बेच सकती नहीं है, इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने बोला या तो वो क्या ना हो जाए, जब तक कन्वर्ट ना हो जाए, दूसरा, और या फिर लॉक इन जो भी स्पेसिफाइड है अबव, whichever is later, what do you mean by later, जो भी बाद में,
ठीक है, मेरे पास 5 साल से पड़े हुए, मेरे पास 5 साल से पड़े हुए, जब मैं आईपीओ लेकर आई तो अभी 6 महीने का ही ड्यूरेशन बचा था, वापस 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 मेरे पास सुपीरियर वोटिंग राइट्स के शेयर्स पड़े हुए, ठीक है, पांच, अभी 6 महीने बाद मेरा नॉर्मली जो सुपीरियर वोटिंग राइट्स है वो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 महीने और ऊपर जो उन्होंने बता के रखा है, ऊपर उन्होंने बोल के रखा है 18 महीने, विच एवर इज लेटर, तो कौन सा देखेंगे, 18 महीने वाला, क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, इन केस एफपीओ, मतलब ऊपर अभी तक जितनी भी बातें पढ़ रहे थे किसको लेकर पढ़ रहे हैं, आईपीओ को लेकर, अभी तक हमने आईपीओ को पढ़ा, आईपीओ में क्या बोलता है, जब तक कन्वर्ट ना हो जाए, या फिर ऊपर जो भी स्पेसिफाई लॉक इन है, विच एवर इज लेटर, आईपीओ समझ में आ गया, बढ़ुआ एफपीओ में आ जाओ, लेटर वाला, लेटर मतलब जो बाद में होगा, इन्होंने कहा 6 महीने में तुम्हारे सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले, मेरा ये एग्जाम्पल है अभी, ठीक है, सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाली जो है कन्वर्ट होने वाले अभी 6 महीने में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन 6 महीने तो वैसे मैं बेच नहीं सकती, तो या तो वो 6 महीने या फिर जो वो अबव ड्यूरेशन है 18 महीने या 3 साल, कोई भी सिचुएशन हो सकती है ना, ठीक है, तो अगर 18 महीने या 3 साल जो भी सिचुएशन विच एवर इज लेटर, तो हम वेट करेंगे, 18 महीने भी खत्म होने का वेट करेंगे, 6 महीने तो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, बात समझ आ गई, पक्का? चले अब आ जाओ एफपीओ की कहानी, इन केस ऑफ एफपीओ सुपीरियर जो राइट्स है, इक्विटी शेयर शेल बी लॉक इन अंटिल देयर कन्वर्जन, इक्विटी शेयर सेम बोला, जब तक वो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट ना हो जाए, प्रोवाइडेड कंप्लायंसेस, जो भी प्रोविजन में रेगुलेशंस में दे रखे, बताया क्या, इन्होंने बोला कन्वर्जन हो जाए, और इसके अलावा जो भी सुपीरियर राइट्स वाले रूल्स रेगुलेशंस बोलते हैं उन्हें भी साथ में कंप्लाई कर लेना, तो इन शॉर्ट अभी हमने पूरा का पूरा पढ़ा, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन लॉक इन में जाएगा पूरा सम अप, पहला 20% तो लॉक इन में जाना कंपलसरी है, कितने टाइम के लिए, 18 महीने के लिए और 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रोसीड, आपका मेजोरिटी प्रोसीड उसमें यूज हो रहा है, अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का 20% से ज्यादा है तो जितना एक्सेस वाला है उसके लिए ड्यूरेशन 6 महीने और 1 साल हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रमोटर के पास कौन सा वाले शेयर्स है, सुपीरियर राइट्स वाले अगर शेयर्स हैं तो उसका कन्वर्ट होने का वेट करो, या फिर ऊपर जो लॉक इन आ रहा है वो देखो, विच एवर इज लेटर, मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा बदल रहा है, मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा बदल रहा है, मैंने जो सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले जो है ये मैंने 4 साल के लिए, 4 साल के लिए किए, अभी हमने इशू किया है वो भी 4 साल के लिए में कन्वर्जन में जाए, 4 साल बाद कन्वर्ट होगा ऑर्डिनरी में, क्लियर है, और यहाँ पे जो मेरी ऊपर ड्यूरेशन लग रहा है वो 18 महीने, विच एवर इज लेटर, कौन सा लेटर है, 4 साल, मतलब भले ही 18 महीने खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास सुपीरियर वाले, मैं इसे कन्वर्ट अभी तक ऑर्डिनरी में हुआ नहीं तो मैं किसी को दे सकता नहीं हूं, तो ये सिचुएशनल है, बात समझ में आ रही है, तो जो भी आपका कन्वर्जन का ड्यूरेशन है और जो भी आपका लॉक इन है, विच एवर इज लेटर, कंसेप्ट समझ में आ गया, पक्का? चलिए अभी तो किसकी कहानी थी, प्रमोटर की, प्रमोटर के अलावा दूसरे भी शेयर होल्डर्स है, रक्षिता दी हो गई, ओमकार भैया हो गए, तुम लोग हो गए, तुम लोगों ने भी हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे, ठीक है, तो प्रमोटर को तो बोला जब आईपीओ आएगा, एफपीओ आएगा तो इस तरीके से लॉक इन रखना है, आपको नहीं बेचना है, ठीक, दूसरा इन्होंने नॉर्मल लोगों को भी बोला है, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पर्सन अदर देन प्रमोटर, हम यहाँ पे प्रमोटर की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि ऊपर कर चुके हैं, ठीक, आ जाओ क्या बोल रहे हैं, the entire pre-issue share capital held by a person other than promoter shall be lock in for the period of, क्या लिखा है, 6 महीने, ये सारी चीजें अमेंडेड है, पहले बता दो ये सारी चीजें अमेंडेड है, पुराना बोलूंगी भी नहीं, पुराना बोलूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे इतनी सारी डेट्स है, ठीक, चलिए, नॉर्मल शेयर होल्डर को बोला भैया आपके पास आईपीओ लाने से पहले से ही है, पब्लिक कंपनी हो ना, पब्लिक कंपनी हो तो जनता के पास ऑलरेडी शेयर्स है, तो जो जनता के पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, आईपीओ हम बाद में लेके आ रहे हो, उससे पहले जो भी पब्लिक के पास शेयर्स है वो भी लॉक इन में जाएंगे, कितने टाइम के लिए जाएंगे, 6 महीने के लिए, 6 महीने कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऊपर भी जो हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी 18 महीने ये सब पढ़ी ना भी, उसमें भी क्या था, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन दी आईपीओ, क्लियर है यहां तक? चलिए नॉर्मल जो यहाँ पे ये 6 महीने लिखे ना, ये वाले 6 महीने सेम यही है, क्या लिखा है, 6 महीने के लिए लॉक इन में जाएगा, 6 महीने के लिए लॉक इन में जाएगा, प्रमोटर के अलावा मैं कह रही हूँ कि चलो रॉकी सर और अभिषेक सर को मैंने प्रमोटर बोल दिया, मैं नहीं हूँ प्रमोटर, हो सकता है ना, रॉकी सर अभिषेक सर क्या प्रमोटर है, मैं प्रमोटर नहीं हूँ, तो प्रमोटर के लिए ये जो है सारी चीजें, और मेरे लिए कौन सा लगेगा, नीचे वाला ड्यूरेशन, तो मैं भी 6 महीने तक क्या नहीं करूंगी, शेयर्स को सेल नहीं करूंगी, होता क्या जैसे लिस्ट हो गए भैया फटाफट लोगों ने बेचना चालू कर दिया, अगर मैंने बेचना चालू किया तो भैया
दिखेगा क्या कि ये कौन बेच रहा है, ये कंपनी के शेयर होल्डर ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मार्केट में गलत इफेक्ट आता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो प्राइस को लेकर, इसीलिए लॉक इन में डाल दिया जाता है। ठीक, चलिए, तो 6 महीने तक मैं भी नहीं बेच सकती, कहां से, जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफर का अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाइन बोल दी है नॉट अप्लाई, मतलब ठीक ऑपोजिट होने वाला है। मतलब क्या, मतलब 6 महीने का वेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे लिस्ट होते हैं आप अपना काम चालू करो, आपको जो करना है करो। क्लियर है, आ जाओ। पहला, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, चैप्टर याद है? अगर आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया या फिर परचेज स्कीम, ऑप्शन तो भाई बहुत बार पूछ चुकी हूँ, है ना। ऑप्शन क्या होता है, एक तरीके से अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, भाई ये 4 साल काम कर, तुझे इक्विटी शेयर्स दे देंगे, यही है। दूसरा परचेज स्कीम लिखा है, क्या है ये? वेरी गुड, हम जनता के लिए लेके आ रही है, थोड़ा सा एक पोर्शन हमने एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व रख दिया, ठीक है। चलिए, इन्होंने कहा कि अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है या फिर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम है, प्रायर टू, इन्होंने प्रायर टू क्या बोल दिया, आईपीओ। आईपीओ से पहले अगर आपने इन लोगों को दिया था, ये लोग लिस्ट होने का वेट ही करे थे, इनमें कोई लॉक इन नहीं है, इनको जो करना है करे, इनमें कोई लॉक इन नहीं है, एम्प्लॉइज है भाई, एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखो, खुश रखो इन लोग को। तो इसी से रिलेटेड हमने ट्रस्ट भी पढ़ा था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट। अगर ये इक्विटी शेयर्स किसके पास है, ट्रस्ट के पास है। अब ट्रस्ट पूरी कहानी समझ में आ रही है, बताने की तो जरूरत नहीं है। अगर कंपनी डायरेक्टली दे रही है, ठीक है, या फिर क्या कर रही है, थ्रू ट्रस्ट, डायरेक्टली दे रही है तो कमिटी का नाम था, नाम बताओ जरा। कंपनसेशन कमिटी, वही सारा काम इन हाउस काम करती थी, बाहर काम देना था तो ट्रस्ट को देना होता था, ठीक है। चलो, इक्विटी शेयर्स अगर किसके पास है, ट्रस्ट के पास है, ट्रांसफर टू एम्प्लॉय बाय द ट्रस्ट, ये पूरा ना सच बताऊं तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों मिलकर है। या तो आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय के पास है, या एम्प्लॉय के पास अभी नहीं है, वो किसके पास है, ट्रस्ट के पास है। बात यहां तक समझ में आ रही है? ये लोग एक्सेप्शन में आ रहे हैं, मतलब इनमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं लग रहा है। आ जाओ इधर, ये क्या लिखा है, इक्विटी शेयर्स किसके पास है, वेंचर कैपिटल फंड के पास है। और ये कौन है, एआईएफ कौन है, फुल फॉर्म बताओ, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 कुछ याद आ रहा है? कैटेगरी सी, कितनी कैटेगरी थी, 3 थी। पहली स्टार्टअप एंड ऑल, दूसरी, पहले हम प्राइवेट इक्विटी, वेरी गुड, पहला पढ़ते थे, तीसरा पढ़ते थे, बहुत कॉम्प्लेक्स पढ़ते थे, और जो पहले और तीसरे में कवर नहीं होती थी वो दूसरे में होती थी। तो इन्होंने किसको हटा दिया है, कॉम्प्लेक्स हेजिंग वाला, हेजिंग याद आ रहा है, ठीक है, उसको हटा दिया। इन्होंने कहा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की बात कर रहे हैं, और साथ में क्या लिख दिया, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर सच इक्विटी शेयर्स शेल बी लॉक इन। देखो इन्होंने क्या बात बोली है, क्या लिखा है, द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज। जब इन्होंने खरीदा था ना, जब इन्होंने खरीदा था, इन लोग के पास 6 महीने से ही पड़ा हुआ था। अगर इन्होंने अभी फ्रेश फ्रेश खरीदा है तो ये भी नहीं बेच सकते, वापस वापस वापस। अगर इन्होंने कंपनी के शेयर्स अभी खरीदे हैं तो ये भी लॉक इन में जाएंगे। लेकिन अगर इनके पास ऑलरेडी कब से पड़े हुए, जब से खरीदा है तब से इनके पास अभी 6 महीने पुराने हो चुके हैं, अगर ये 6 महीने पुराने हैं तो इन पे कोई लॉक इन वाली बात लगती नहीं है, क्योंकि ये पुराने शेयर होल्डर है। बात समझ में आ रही है? हम पढ़ रहे हैं लॉक इन में बाकी लोग भी जाएंगे प्रमोटर के अलावा, कितने महीने के लिए जाएंगे, 6 महीने के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन पे 6 महीने वाली बात नहीं लगती। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन में नहीं लगेगी, उनकी परचेज स्कीम में नहीं लगेगी, उनके ट्रस्ट में नहीं लगेगी। और अगर शेयर्स इन लोगों ने ले रखे थे, जो भी हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा, लेकिन इन लोगों की कंडीशन क्या बता दी इन्होंने, कि हमारी शर्त क्या है, 6 महीने से होल्ड करके रखा है जब से खरीदा है, तो जब 6 महीने पुराने ये ऑलरेडी हैं तो इसमें ऊपर से हम लॉक इन लगाने वाले नहीं है। हाँ, मैंने अभी 1 महीने पहले खरीदा है तो मैं भी लॉक इन में जाऊंगी 6 महीने के, मैं भी जाऊंगी लॉक इन में 6 महीने के। मैंने अभी 10 महीने पहले खरीदा है तो लॉक इन लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसकी कंडीशन है, इन पे भी नहीं लगेगा, लेकिन इनके कंडीशन, इनकी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 6 महीने पहले खरीदे होने चाहिए, दैट्स इट। क्लियर है, पक्का? एक छोटी सी बात बोल दी इन्होंने थर्ड पॉइंट के लिए, आओ। ये इन्होंने बोल दिया भाई इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट होकर आए, कन्वर्ट होकर आए। ये जो 1 साल है ना, ये आपकी बुक ने गलती से 1 साल लिख दिया, ये पुरानी डेट थी, उन्होंने आधी बातें ऊपर अमेंड कर ली, नीचे भूल गए। 6 महीने लिखो इसे, लिख लिया 6 महीने। इसे रीड कराने से पहले कुछ याद दिलाना चाहती हूँ, कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़े थे हमने, कुछ याद आ रहा है? इसका कुछ कन्वर्जन याद आ रहा है? बताओ जरा, पूछ रही जस्ट फॉर नॉलेज।
बस वो याद इसीलिए दिलाया क्योंकि वो कन्वर्जन वाला ड्यूरेशन ऐड होता है। सेम इन्होंने बोला वेंचर कैपिटल फंड एआईएफ, इन लोगों ने इक्विटी जो शेयर्स खरीद रखे, इनके पास 6 साल पुराने होने चाहिए। तो जब इनके 6 महीने पुराने होने चाहिए, जब इनकी 6 महीने की कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर वो जो फॉर्म था उनका, अगर वो कुछ और था, डेट का फॉर्म था, आज वो इक्विटी में हुआ है, इक्विटी में हुए हुए अभी उसे 1 ही महीना हुआ है, लेकिन जब वो डेट था तो भैया 2 साल से था वो डेट। तो 2 साल से अगर वो डेट था तो हाँ, उसका वो डेट वाला ड्यूरेशन भी कंसीडर करेंगे। बस वो बिछा कर उन्होंने यही लिखा है। आओ फटाफट रीड करें। इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर्स रिजल्टेड, इक्विटी शेयर रिजल्ट है, इसका मतलब पहले वो क्या था, डेट था। परसेंट टू, वो पहले क्या था, कन्वर्जन होके वो फुल्ली पेड इक्विटी कंपलसरी कन्वर्टेबल, होल्डिंग पीरियड ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एज वेल एज रिजल्टेड इक्विटी। जब वो डेट था उसका होल्डिंग पीरियड और उसका इक्विटी दोनों मिलाकर हम कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन में, वो 6 महीने पुराने होने चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो। लॉक इन पीरियड यहाँ पे होता है ओवर। क्या लॉक इन दोनों का समझ में आया? चाहे प्रमोटर का लॉक इन हो चाहे अदर देन प्रमोटर का, तो दोनों का ड्यूरेशन फटाफट। प्रमोटर का लॉक इन क्या था, 18 महीने, 3 साल भी हो सकता है। अगर एक्सेस अमाउंट है तो, एक्सेस कंट्रीब्यूशन है तो 6 महीने, 1 साल भी हो सकता है। अदर देन प्रमोटर की अगर मैं बात करूं तो 6 महीने, ठीक है। लेकिन कुछ 3 जगह पर उन्होंने बोला ये 6 महीने वाले लॉक इन वाली पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। इसॉप उसी के साथ परचेज स्कीम, उसी का ही ट्रस्ट, और तीसरा वेंचर कैपिटल, एआईएफ कैटेगरी 1 एंड 2, ये सारी चीजें। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि भैया आपके पास ये 6 महीने पुराने होने चाहिए। बात समझ में आ गई? डन। लेकिन 6 महीने की कैलकुलेशन में अगर फॉर्म कुछ और है, कन्वर्ट होकर आया है, तो भी कंसीडर कर लेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। अब बहुत जनरल बातें हैं, काफी कुछ आपने पढ़ा समझा है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? अदर रिक्वायरमेंट्स किसकी, आईपीओ और एफपीओ। हेडिंग सही समझो, काम क्या है, किसको अपॉइंट कर रहे हैं? लीड मैनेजर। कौन होता है लीड मैनेजर? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कौन होता है? आपके पूरे इशू का मैनेजर होता है, पूरा मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। लेकिन उसको लीड मैनेजर क्यों बोला है? लीड मैनेजर क्यों बोला? क्योंकि एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर है तो एक मैनेजर को पकड़ेंगे और बोलेंगे ये लीड कर रहा है, इसी से कोऑर्डिनेट करना है, बाकी उसके अंडर में। तो लीड मैनेजर को अपॉइंट करना है, अदर इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करना है, और ये कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है? सीएस होता है। जॉब करने वाला कि प्रैक्टिसिंग? जॉब करने वाला। कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी में अंदर बैठकर काम कर रहा है, ठीक है। चलो, इन्होंने कहा जब हम आईपीओ लेकर आते हैं, जब हम एफपीओ लेकर आते हैं, तो इन सब की जरूरत पड़ती है, इन सबको अपॉइंट करना पड़ेगा। इशूअर शैल अपॉइंट, पहली फुर्सत में किसको अपॉइंट करेगा? एक या एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर को। क्यों एक या एक से ज्यादा? जितना बड़ा इशू उतना ज्यादा काम है भाई। एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन मर्चेंट बैंकर वही हो जो क्या हो, सेबी रजिस्टर्ड हो, एज ए लीड मैनेजर टू दी इशू, ताकि वो लीड कर सके, पूरा मैनेजमेंट देख सके। इशू शेल क्या करेगा? इस लीड मैनेजर से बात करेगा और कहेगा कि भाई बता और किन किन लोगों की जरूरत है। ये मर्चेंट बैंकर क्या कर कर देगा? बाकी लोगों का भी अपॉइंटमेंट करेगा काम के हिसाब से। तो लीड मैनेजर से कंसल्ट करेगा, मतलब डिस्कस करेगा, और लीड मैनेजर हेल्प करेगा बाकी अदर इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करने में, विच आर रजिस्टर्ड, जो सेबी रजिस्टर्ड ही होने चाहिए। आफ्टर द लीड मैनेजर हैव इंडिपेंडेंटली असेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द अदर, वो पूरे अच्छे तरीके से चेक करेगा कि भैया हाँ इनका वो काम है कि नहीं, अच्छे से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करो। कंपनी मर्चेंट बैंकर के साथ मीटिंग करेगी, बैठेगी और बाकी के लोगों को भी अपॉइंट कर लेगी। इश्यूअर शेल इन केस ऑफ द इशू थ्रू, वो किसके थ्रू जा रहा है? क्या होती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बताओ जरा। प्राइस डिस्कवर करना, प्राइस को डिटरमाइन करना। बुक बिल्डिंग प्रोसेस अगर आप जा रहे हो, अपॉइंट करो किसको? सिंडिकेट मेंबर्स। अब मेरी बात थोड़ा अच्छे से समझना। अपॉइंट करो सिंडिकेट मेंबर इन केस ऑफ एनी अदर इशू, अपॉइंट करो बैंकर टू एन इशू। इन्होंने कहा कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपकी प्राइस डिस्कवर मेथड है, इसमें सिंडिकेट मेंबर्स, सिंडिकेट ग्रुप ऑफ मेंबर्स की बस मैं बात करूंगी जो आपके इशू में आपकी हेल्प करेंगे। कुछ और भी अदर मेंबर्स होते हैं, टर्म्स चेंज हो जाते हैं। जो लीड मैनेजर टर्म यूज होता है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में ही यूज होता है। नॉर्मल का बुक बिल्डिंग प्रोसेस नहीं तो मर्चेंट बैंकर बोलते हैं, काम के हिसाब से है ना, नाम बदलता जाता है। वो है एक्चुअल में कौन? मर्चेंट बैंकर ही है। मैं मर्चेंट बैंकर हूं, मैं नॉर्मल इशू लेकर तो मुझे मर्चेंट बैंकर बोलेंगे। मैं बुक बिल्डिंग इशू लेकर आ रहा हूं तो मुझे क्या बोलेंगे? लीड मैनेजर, ठीक है। नॉर्मली जितने भी बाकी इंटरमीडिएरीज हैं
उसमें से ही लोगों को हम क्या बोलते हैं, सिंडिकेट मेंबर। सिंडिकेट मेंबर सभी के पास अपने आपको रजिस्टर करवाता है और बोलता है मैं इशू में हेल्प करूंगा, ठीक है, मैं अदर इंटरमीडियरीज की टीम में ही आऊंगा, जो लीड मैनेजर, जो मर्चेंट बैंकर को हेल्प करूंगा, ठीक है। इन केस ऑफ एनी अदर इशू, बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोला और एनी अदर इशू, एनी अदर इशू में क्या हो जाएगा, प्राइस एकदम आपकी क्या है, फिक्स है, तो इन्होंने क्या बोल दिया, किसको अपॉइंट करो, क्या लिखा है, कौन होता है बैंकर टू एन इशू, बताओ। नॉर्मल बैंक, मैं इशू लेके आ रही हूँ आईटेक्स कंपनी, मेरे एक नॉर्मल बैंक पूरा का पूरा मैनेजमेंट देख रहा है मेरा, जितना भी पैसा आएगा मेरे एक अकाउंट में आएगा। आईटेक्स कंपनी ने एक बैंक को ऑथराइजेशन दे दिया कि जब मैं इशू लेके आऊंगा, मेरे इशू से रिलेटेड जितने भी पैसे का लेना देना होगा, बैंक आप देखना, मैंने एसबीआई बैंक को काम पकड़ा दिया, ये खत्म। तो क्या बोल दिया इसको मैंने, बैंकर टू एन इशू, बस इसी का नाम बदलकर बुक बिल्डिंग में क्या बोल दिया है, सिंडिकेट मेंबर। सिंडिकेट मेंबर कौन है, बैंक है, जो क्या देखेगा, पैसे का लेन देन देखेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बस चेंज हो रही है, ये इंटरमीडियरीज है, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट क्या लिखा है, इश्यूर चलो पॉइंट, कौन है रजिस्टर टू एन इशू, शेड्यूल बैंक ही है, बैंक की है ये, जो पूरा मैनेजमेंट देखेंगे भैया, हमारा हमारा काम देखेंगे, क्या काम देख रहे, सच बताऊं तो सब बैंकों की लिस्ट है और कुछ नहीं, बस ये बैंक अलग अलग काम करके दे रहे हैं हमारे लिए। ये क्या काम करके दे रहा है, रजिस्टर कर रहा है, रजिस्टर पूरा मेंटेन करके देख रहा है। अब ऐसे नहीं कि एक रजिस्टर लिया, बिल्कुल नाम लिखकर बताओ तुम्हारा नाम, कैसे लिखना चालू नहीं करते, पूरे रजिस्टर अपडेट होनी चाहिए, वो ये सारे काम देखते जो रजिस्टर्ड हो सेबी के पास, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कनेक्टिविटी हो किसके साथ, डिपॉजिटरी। क्यों कनेक्टिविटी बोली डिपॉजिट के साथ, क्योंकि मार्केट में तो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रार अपना रजिस्टर मेंटेन करेगा और इलेक्ट्रॉनिकली इनसे रिकॉर्ड लेता रहेगा, भैया किसने खरीदा मुझे बताओ, मुझे रजिस्टर देखना है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इश्यूर चल अपॉइंट, किसे अपॉइंट करेगा, ये है वो सीएस जो जॉब कर रहा है, who shall responsible for monitoring the compliance of the securities law। इतना भर भर के सिक्योरिटी लॉज आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप क्या कर सको, मॉनिटर कर सको, एंड क्या करोगे साथ में, रिड्रेसल करोगे इन्वेस्टर के ग्रीवेंस का, उनको जो भी दिक्कत जा रही है आपको उनकी दिक्कतों को ठीक कर देना है। बात समझ में आ गई। कंपनी का ही इन हाउस काम कर रहा होता है, कंपनी का इन हाउस वो बैंक ही होते हैं, 70-80% केसेस में सारे काम बैंक ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वही है जो पैसे की पकड़ रखते हैं, वही जो पैसे का पूरा लेना देना देखते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली पूरे सिस्टम्स देखते हैं। समझ में आया, पक्का। अब जनरल बातें फटाफट, पहला पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, इन्होंने बस ना थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको बताया है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और क्रिएट किया है कि भैया इशू इशू जब लाते हैं तो क्या क्या चीजें होती है। फटाफट पहला क्या बोला, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करो, फिर क्या लिखा है, लीड मैनेजर उसी मर्चेंट बैंकर को बोला, उससे डिस्कस करो, उससे कंसल्ट करो कि और किन किन लोगों की जरूरत है, वही बोलेगा रजिस्ट्रार टू इशू हो गया तो उसकी जरूरत पड़ेगी, बैंकर टू इशू की जरूरत पड़ेगी, सिंडिकेट मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, उनसे डिस्कस करके अपॉइंट करते रहो। इन शॉर्ट वो आपकी हेल्प करता है अपॉइंट करने में। फॉर्मेलिटी के लिए कंपनी बोल रही है मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, अपॉइंट कौन कर रहा है, कंपनी, किससे पूछकर, मर्चेंट बैंकर से। लेकिन अगर प्रैक्टिकली तो हम क्या कहते हैं, भैया मर्चेंट बैंकर तू देख, तू ज्यादा समझेगा, उसकी खुद की अपनी एक पूरी टीम ऑलरेडी रहती है कि भैया मैं ये काम ले रहा हूँ, मैं ये सारे काम आपके करवा दूंगा, ये लोग ये सारे काम कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये चैप्टर हो जाएगा न्यूज़पेपर का जो पूरा आईपीओ का वो आता है, वो एक बार हम रीड करेंगे, देखेंगे वो सारी चीजें क्लिक हो रही है कि नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, डिस्क्लोजर एंड फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। कुछ थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब हम मीनिंग पढ़ रहे थे, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो काफी कुछ हमने प्रोसेस समझ ली थी, ठीक है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसको देते हैं, सभी को देते हैं, ठीक है। कब देते हैं, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट तो सभी को ही देते हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बायबैक में चला गया, वेरी गुड, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसको देना है, सभी को देना है, कब देना है, आर 2 दिन पहले, फिर से बायबैक में चले गए। चलो वापस आओ वापस आओ, चलो क्या है, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट या फिर ऑफ अ डॉक्यूमेंट शेल कंटेन ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर, जो एकदम ट्रू एंड एडुकेट होनी चाहिए। कितनी जनरल बात लिखी कि भाई सच लिखना, ठीक। क्या बोला, आईपीएफ पे लाने से पहले बहुत जनरल बात करे, 3 कॉपी पकड़ कर किसको देना,
3 कॉपी किसकी? ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। वह हमने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट समझा था। अभी आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता रहा है कि सेबी के पास जाते हो ना तो सिंगल कॉपी लेके नहीं जाना, उसकी 3 कॉपी लेके जाना। जब कभी भी फॉर्म वगैरह कुछ फाइल करने जाते हो तो पहले जैसे कॉलेज वॉलेज में आप जाते हो तो क्या कहते हैं? 3 कॉपी देना। अलग अलग डिपार्टमेंट में उसकी कॉपी जाती है, वो कहते हैं भैया हम नहीं फोटो कॉपी करवाते रहेंगे, तुमसे पहले ही 3 कॉपी या 4 कॉपी 5 कॉपी आपसे मांग ली जाती है। सेम सेबी भी यहाँ पे यही कह रहे हैं भैया 3 कॉपी दे देना विद द कंसर्न रीजनल ऑफिस। अब एकदम सेबी के पास नहीं जाता है, सेबी का जो रीजनल ऑफिस होता है वहां पे डॉक्यूमेंट जाते हैं, ठीक है, अंडर द ज्यूरिडिक्शन जो भी होगा। सेबी में स्पेसिफाई चेंजेस, कुछ याद आ रहा है? चेंजेस कमेंट देता था कि अमेंड हो गया, अमेंड हो गया क्या श्रेयांश? चेंजेस पब्लिक कमेंट के लिए ओपन रखता था, खुद भी वो देख रहा हो, जनता से भी पूछ रहा है, जनता को कोई ऑब्जेक्शन आ गया, ठीक है। तो कोई भी चेंजेस या इशू ऑब्जर्वेशन इफ एनी, जरूरी थोड़ी ना आ जाए, आ भी सकता है और नहीं भी, ऑन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद इन दी 30 डेज। इन्होंने कहा जो भी चेंजेस हो प्लीज 30 डेज के अंदर फटाफट इसको खत्म करो। खत्म करो मतलब जो चेंजेस बोलेंगे उसे ठीक कर दो। द इश्यूअर शेल ऑल्सो फाइल द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसको दे दो? स्टॉक एक्सचेंज को भी दे दो जहां आप लिस्ट होने का सोचो, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक। सेबी स्पेसिफाई कर, सेबी ने जो भी स्पेसिफाई किए चेंजेस या ऑब्जर्वेशन, लीड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कुछ याद आ रहा है? लीड मैनेजर मतलब हमारा मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारे चेंजेस को उसमें पूरा का पूरा करे और फिर सेबी को एक फाइनल सबमिट कर दे। सेबी को लगेगा सब बढ़िया है तो आगे चलकर इसको फिर क्या करना है? आरओसी को भी दे दो। मतलब आरओसी के पास देने से पहले देखो प्रैक्टिकल क्या हो रहा है। तुम लोग लेकर आए हो एक ड्राफ्ट, मैंने बोला चेंजेस है, जाओ स्कूल में कॉलेज में ये होता है ना, प्रोजेक्ट में कुछ गलतियां निकाली तो भैया ठीक कर कर लाओ, तो ठीक कर कर वापस आओगे दिखाओगे फिर वो फाइनल होगा। तो पहले आप लेके आते हो ड्राफ्ट, मैंने कहा चेंजेस करो, फिर आप दोबारा से लेकर आओगे वो ड्राफ्ट, जब मैं कहूंगी हाँ सब बढ़िया है फाइनल हो गया, अब जाके किसके पास जाओगे? आरओसी के पास जाओगे। आरओसी को ही फाइनली हमें फाइल करना होता है। सभी को बस एक बार चेक करा रहे कि सारी चीजें सही है कि नहीं। क्लियर है? पक्का? अब ये वही 21 डेज वाली बात कर रहा है पब्लिक कमेंट के लिए, बस उन्होंने अच्छे से लिखी, ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिपीट है, रीड करिए। द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो सेबी के पास दिया था ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा फॉर द पब्लिक कमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज एटलीस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग बाय होस्टिंग। कहां दिख जाएगा आपको? सेबी की वेबसाइट में दिख जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में दिख जाएगा, और कहां दिख जाएगा? लीड मैनेजर, ठीक है, इन सब में आपको दिख जाएगा। सब लोग आके कमेंट लिखेंगे, सभी उनकी बात सुनेगा और बात सुनने के बाद डिसाइड करेगा कि भैया तुम्हारे ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को फाइनल करना है कि नहीं। नेक्स्ट, द इश्यूर विद इन 2 days of the filing draft of a document सेबी मेक, क्या लिखा है? पब्लिक अनाउंसमेंट। अब यहाँ जो पब्लिक अनाउंसमेंट है वही बायबैक वाला ही जैसा सेम है। 2 दिन के अंदर आपको एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक रीजनल, ठीक है, सबको देना है ताकि आप भी क्या कर सको? कमेंट के लिए बातें करवा सको। आप कहोगे कि हमने सभी को ड्राफ्ट दे दिया है, सेबी ने पब्लिक कमेंट के लिए ओपन रखा है, हम भी न्यूज़पेपर में यही छपा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो न्यूज़पेपर में वो आईपीओ आता है वो क्यों आता है? क्योंकि ये सेबी बोलता है। आप लोग बस पढ़ते हो कि अच्छा ये आया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऑब्जेक्शन रेस करते हैं। तो न्यूज़पेपर में डालने का लॉजिक ये तो है कि हमारा इशू आने वाला है, आओ हमें इसमें, आओ इसमें क्या करो, इंटरेस्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, लेकिन साथ में ये भी लॉजिक है कि कुछ भी इधर उधर है तो हमें बता दो। तो हमारा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ जा चुका है? सेबी के पास जा चुका है। 2 दिन के अंदर हम न्यूज़पेपर में ये बताएंगे कि आपको भी कुछ कमेंट देने, कोई ऑब्जेक्शन है तो हमें बता दो। बात समझ में आ गई? पक्का? कॉपी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, अब ऑफर लिखा है फाइनल, ऑल्सो फाइल, सेबी को कंप्लीट करके दिया, स्टॉक एक्सचेंज को दिया। ये सारे काम कौन कर रहा है? थ्रू दी लीड मैनेजर, जितनी जल्दी हो सके। यहां तक चीजें समझ में आई? पहले बताओ। ये उन्होंने एक जनरल ओवरव्यू दिया, डिटेल में और बताते जाएंगे, थोड़ा सा और क्रिएट होता जा रहा है कि कैसे कैसे काम होता है। अब कुछ छोटी छोटी बातें बताइए, कुछ छोटी छोटी बातें बताइए। आ जाओ, हेडिंग बताओ क्या लिखा है? हेडिंग में लिखा है इशू, कंडीशंस एंड प्रोसीजर। कुछ छोटी छोटी बातें बताइए। ये क्या लिखा है? एसबा, सुना है क्या इससे पहले? लिखो फुल फॉर्म। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, लिखो फटाफट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एसबा एक फैसिलिटी है, एसबा एक फैसिलिटी। अब थोड़ी सी कहानी समझो। तुम हो इन्वेस्टर, तुमने दिया कंपनी को पैसा, दे दिया, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया। कंपनी के पास कितना आना चाहिए? 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, यही पढ़ते हो। 90% सब्सक्राइब नहीं होगा तो क्या करना है?
वापस रिटर्न, रिटर्न नहीं किया, लेट हो गए तो पेनल्टी, इंटरेस्ट के साथ पैसे देना पड़ेगा आपको, उसका पैसा तो रिटर्न करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट। अब ये कंपनी इतनी नालायक है कि कुछ ही दिनों की बात थी, पैसे देने में लेट हो जा रही है, मतलब उन्होंने यूज कर लिया, यूज कर लिया, जब पता चला कि 90% तो भाई वही नहीं है तो रिटर्न करना पड़ा है। तो बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी से बचाया गया। बीच में आया एक बैंक, बीच में क्या आया, एक बैंक आया, बैंक ने मारी एंट्री। इन्होंने बोला कि सीन ऐसा है, ये इंडिविजुअल्स बैंक को एक एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ 10,000 का, कोई कह रहा है 1 लाख का, कोई बोल रहा भैया 2 लाख का। 90% सब्सक्राइब हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही पता चल जाएगा। 90% अगर सब्सक्राइब हो गया, ये पैसा कंपनी के पास आया ही नहीं, बीच में ये पैसा कहाँ गया, एक बैंक के पास आ गया। कंपनी ने अपना एक बीच में बैंक रखा है, कंपनी ने बीच में अपना एक बैंक रखा जो पूरा बैंकर टू इश्यूअर था, पूरा मैनेजमेंट देख रहा था। बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअल ने अपनी एक एप्लीकेशन लगाई है, इन्होंने बोला ये पैसा ना इन्हीं के ही बैंक अकाउंट में ब्लॉक रहेगा। मैंने अगर 1 लाख के शेयर्स खरीदे हैं तो मेरे ही बैंक में ये क्या रहेगा, 1 लाख रुपए ब्लॉक। अगर 90% सब्सक्राइब होता है, बाद में पता चलेगा जब विंडो बंद हो जाएगी। 10 दिन के लिए विंडो थी ओपन, 10 दिन के लिए विंडो थी, इस 10 दिन में सबकी एप्लीकेशन आई, तो पैसा यहीं आया। कंपनी फटाफट देखेगा, उसका बैंकर टू इश्यू पूरा देखेगा, हाँ 90% हो गया है, तो जैसे ही 90% हो जाएगा तो कंपनी की तरफ से आएगा हमारा मर्चेंट बैंकर, ये हरी झंडी दिखाएगा कि सारी फॉर्मेलिटी होगी, सारी कंप्लायंसेस हो गए, 90% सब्सक्राइब हो गया, कि बैंक इसको रिलीज करो। तो जब रिलीज हो जाएगा तो पूरे पैसे कंपनी के पास आ जाएंगे, अलॉटमेंट वगैरह कर देंगे। लेकिन अगर मान लो 90% नहीं हुआ, 80% हुआ, 80% हुआ, तो क्या हो जाएगा, इन्हीं के अकाउंट में पैसा ब्लॉक था ना, इन्हीं के अकाउंट में पैसा ब्लॉक था ना, तो इनके अकाउंट से अब पैसा नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पे बचाया कैसे गया है, जो कंपनी के पास एक बार पैसा आ जाता था, फिर कंपनी को बोला जाता था कि निकाल के दो अपना पैसा जो तुमने इनका ले लिया था, वो अगर देने में लेट हो जाती है तो प्लस इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। तो कंपनी बहुत चालाक होती थी कि हाँ हाँ दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, अभी तो पैसा यूज कर ले। तो ये सारे नाटक से बचाया गया, मतलब हमारा पैसा हमारे पास गया नहीं है, हमारे अकाउंट में क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया। ये पैसा ब्लॉक हो जाएगा तब निकलेगा जब 90% सब्सक्राइब होगा। अगर 90% सब्सक्राइब हुआ ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, मेरे अकाउंट में जो ब्लॉक था अब वो ब्लॉक नहीं है, वो यहाँ पे भी रिलीज हो जाएगा, लेकिन ये पैसा भी मेरा ही है। बात समझ में आ गई? तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ा, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई, वैसे वैसे सिस्टम्स डेवलप करते गए। बच्चों आपकी जो बुक है अगर वो पुरानी है तो उसमें थोड़ा सा कंटेंट दे रखा है, और अगर बुक की अगर बात करूं जो अमेंडेड है, देवांश तेरी अमेंडेड है क्या, तो थोड़ा सा इतना कंटेंट दे रखा है, कुछ नहीं बस जनरल बातें लिखी है, रीड करो। द ईश्वर एक्सेप्ट द बिड, ईश्वर को क्या बोल दिया, ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, कंपनी। कंपनी जितनी भी बिड एक्सेप्ट करेगी किसके थ्रू करेगी, ओनली एसबा। एसबा कुछ नहीं, शॉर्टकट है, फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक डाउन। ये एक फैसिलिटी इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, बोर्ड बोले तो सेबी, ठीक है। एसबा मींस एप्लीकेशन फॉर सब्सक्राइबिंग टू अ पब्लिक इशू, राइट इशू अलोंग विद द ऑथराइजेशन, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। हमने ऑथराइजेशन दी है, हमने एप्लीकेशन में बोला ये पैसा यहीं ब्लॉक कर लेना, टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन दी बैंक अकाउंट। इट इज मैंडेटरी बाय दी सेबी, सेबी ने साफ साफ बोल दिया ये मैंडेटरी है। अब ये पैसा कंपनी के पास जाएगा ही नहीं, तब तक नहीं जाएगा जब तक क्या ना हो जाए, 90% सब्सक्राइब ना हो जाए। पहले जाता था और पैसा फंस भी जाता था, सेबी बहुत परेशान कि भाई अब निकालो, इसलिए ये सिस्टम डेवलप किया है। सेबी ने मैंडेटरी बोल दिया है कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्या लिखा है, यूपीआई क्या होता है, करते रहते हो जीपे वगैरह, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, तो वो एक्चुअल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है, पेमेंट मैकेनिज्म है एसबा विद दी। ये रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन है, छोटे इन्वेस्टर्स जिनकी मैक्सिमम एप्लीकेशन 2 लाख तक की होती है। छोटे इन्वेस्टर को 2019 के बाद से बोल दिया है तुम्हारा पैसा हम नहीं चाहते वो फंसे, तुमको एसबा के थ्रू ही करना है और तुम्हें यूपीआई के ही थ्रू करना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी मैंडेटरी वो लोग लेकर आ गए। हाँ, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 2 लाख से ज्यादा आपकी एप्लीकेशन होगी ही नहीं, रिटेल तो छोटा है ना, रिटेल के लिए बोला है, बड़े इन्वेस्ट छोटे शेयर होल्डर्स के लिए बोले, बड़े इन्वेस्टर्स भाई 1 करोड़ उनके सिस्टम्स नहीं है। ये किसके लिए कंपलसरी बोल दिया गया है, छोटे इन्वेस्टर, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया रिटेल। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एक इन्वेस्टर है 5 लाख का, वो यूपीआई से उसने नहीं किया है, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए
कि वो 5 लाख उस पर एप्लीकेबल है क्या, रिटेल है ही नहीं वो, ठीक है। तो रिटेल कंपलसरी किसके लिए, रिटेल के लिए, बाकी सबके लिए फिर ऑप्शनल है, फिर उसके रूल्स रेगुलेशन है। इस बात समझ में आया। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, आईपीओ ग्रेडिंग। समझो, क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बार बार आया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक एजेंसी होती है जिसका काम है रेट देने का, कि तुम्हारी कंपनी कितनी अच्छी और कितनी बुरी है। तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस आपको बताती है कि हाँ इसको पैसा दे दो, ये मार्केट से पैसा उठा सकती है, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। या फिर वो ग्रेड कम देती है। ग्रेडिंग कैसी होती है, ए ट्रिपल ए ग्रेड। जिसको ट्रिपल ए ग्रेड मिला है मतलब वो बहुत अच्छी कंपनी है, जिसको डबल ए मिला है वो थोड़ी सी कम, जिसको सिंगल ए मिला है वो और कम, जिसको नेगेटिव मिला है मतलब वो बहुत ही बुरी। तो ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके वो खुद के होते हैं, ठीक है। तो ईश्वर में ऑब्टेन ग्रेडिंग में लिखा है, ईश्वर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या बता देगी कि हमें ये ग्रेड मिला है, ट्रिपल ए मिला है हमें ग्रेड, हम बहुत अच्छे हैं, आओ हम पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो आईपीओ के टाइम पे वो एक से ज्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक एजेंसी है जो सभी के पास रजिस्टर, उनसे रेट ले ले, उनको क्या मिला है ऑफर डॉक्यूमेंट में, अगर ये है तो इन्वेस्टर देख के अट्रैक्ट होता है, इन शॉर्ट, ठीक है। मे लिखा है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है बताओ, कौन होता है अंडरराइटर, जो 90% सब्सक्राइब करने में हेल्प भी कराता है हमारी, ठीक है। ब्रोकर ही होता है एक तरीके से। कंपनी अगर आईपीओ या एफपीओ लेकर आ रही है तो हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और आगे चल के पढ़ेंगे थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अगर आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस से नहीं है तो आप किसे अपॉइंट करेंगे, अभी मैंने क्या बताया था, नॉर्मल प्रोसेस में मर्चेंट बैंकर बोलते हैं, नॉर्मल प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट बैंकर। और बुक बिल्डिंग प्रोसेस में वर्ड क्या चेंज करते हैं, लीड मैनेजर। यहाँ पे उन्होंने मर्चेंट बैंकर बोला, या ब्रोकर बोल दो, स्टॉक ब्रोकर बोल दो, जो आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन जब बुक बिल्डिंग प्रोसेस है तो इसी मर्चेंट बैंकर को हमने लीड मैनेजर का नाम दिया है, और इसके साथ काम करने वाले वो बैंकर टू इनिशिएट सबको हमने क्या बोला है, सिंडिकेट मेंबर्स, जो इनके साथ कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो कौन है अंडरराइटर, अंडरराइटर ही वो हमारा मर्चेंट बैंकर है जो हमारी हेल्प करवा रहा है। मर्चेंट बैंकर को ही देख के इन्वेस्टर कि भाई ये मर्चेंट बैंकर बहुत स्ट्रांग है, इस कंपनी को तो 90% सब्सक्राइब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यही तो अंडरराइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ठीक। अब काम कैसे होता है थोड़ा सा और प्रैक्टिकल समझो, ठीक है। आईटेक्स का मैं बन गई मर्चेंट बैंकर कि भाई मेरा हाथ है, मैं अंडरराइट करवाई दूंगा, लेकिन एकदम मैं ही नहीं हूं, मैंने अपने नीचे बहुत सारे बैंक्स लगा के रखे, मैंने उनको बोला तू अंडरराइटर बन जा, तू देखना सारा काम, तू नहीं कर पाएगा तो मैं तो बैठा ही हूँ। लेकिन कंपनी किससे पूछेगी, मुझसे पूछेगी। कंपनी के लिए मैं ही मर्चेंट बैंकर हूँ, मैं ही अंडरराइटर हूँ। मैंने अपने अंदर बहुत सारी मीडिएटर्स रखे थे, इंटरमीडियरीज, कंपनी के साथ कंसल्ट करके, तो मैंने अपने अंडर अंडरराइटर भी रखा है। तो आगे चल के अभी कुछ एक कंसेप्ट आता है कि उसमें लिखा रहेगा कि भाई अंडरराइटर अलग दिख रहा है मर्चेंट बैंकर, तो अंदर की डिटेलिंग है वो, मैं मर्चेंट बैंकर, मेरे अंदर है वो अंडरराइटर, लेकिन आंसरेबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है कंपनी को जवाब देने के लिए, मर्चेंट बैंकर, क्योंकि उसी के अंडर वो अंडरराइटर है। तो यही लिखा है, इश्यूअर मेकिंग आईपीओ एफपीओ डिजायर टू हैव अंडरराइट करवाना चाहता है तो ही शैल अपॉइंट किसको, मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर हमें पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, और ये वही सभी के पास रजिस्टर होना चाहिए टू एक्ट एज अ मर्चेंट बैंकर। अब समझो थोड़ा सा, मर्चेंट बैंकर की कैटेगरीज होती है, समझो मर्चेंट बैंकर की क्या होती है, कैटेगरीज। इतनी डिटेलिंग दी नहीं है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आपको बता रही हूँ मैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, ऐसे कैटेगरीज होती है। कैटेगरी 1 में ऑब्वियसली मेरा रजिस्ट्रेशन जो हुआ होगा ज्यादा फीस वाला होगा, ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। कैटेगरी 2 में सर्विसेज से कम, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम। कैटेगरी 1 वाला जो रहता है वो बहुत सारी सर्विसेज दे रहा होता है, वो बहुत सारी सर्विसेज दे रहा होता है, जिसमें वो पूरा मैनेजमेंट भी देखेगा, अंडरराइटिंग भी देखेगा, और ऐसे बहुत सारे और 4-5 काम भी करेगा। लेकिन ये आप फाइनल, जब आप फाइनल की पढ़ाई करते हो तब इतनी डिटेलिंग आपको दी जाती है। अभी उन्होंने बस बोला भैया मर्चेंट बैंकर समझो ये काम क्या करता है, तो ये बहुत सारे काम करता है, डिपेंड वो कौन सा वाला रजिस्ट्रेशन ले है। अगर वो फर्स्ट वाला रजिस्ट्रेशन है उसका कैटेगरी 1 का, तो यस वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बहुत सारी सर्विसेज में वो अंडरराइटर ये भी वन ऑफ देम सर्विस दे रहा है, क्लियर है। चलिए फिर कंटिन्यू क्या लिखा उन्होंने, इश्यूर में एक पब्लिक इशू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो अंडर रिटर्न वो किससे करवाएगा, लीड मैनेजर, वही मर्चेंट बैंकर, बस टेक्निकली नाम चेंज होते हैं। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, समझो। मॉनिटरिंग एजेंसी का काम क्या होगा, मॉनिटर करना। क्या मॉनिटर करना, कि जो पैसा आपने मार्केट से उठाया है ना, जिस पर्पस बोलकर तुमने उठाया ना, उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि अगर आपका इशू साइज कितना है, 100 करोड़ से ज्यादा, आपका इशू साइज क्या है, 100 करोड़ से ज्यादा है, तो कंपलसरी आपको एक मॉनिटरिंग एजेंसी अपने अंडर अपॉइंट करनी पड़ेगी, जिसका काम रहेगा कि आपने कहा था आप ये फ्लाईओवर का काम करवा रहे हो, तो वो नजर रखेगा हाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है, मतलब पैसे का यूज वो देखेगी। इशू साइज
हम ऑफर फॉर सेल को काउंट नहीं करेंगे। इश्यू साइज अगर आपका 100 करोड़ से ज्यादा है तो इश्यूअर मेक अरेंजमेंट, वो अपनी तरफ से अरेंजमेंट करेगा, यूज ऑफ द प्रोसीड ऑफ द इशू टू बी मॉनिटर बाय दी, कौन कर रहा है ये? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का ही काम है मॉनिटर करना। क्या मॉनिटर करना? कि जिन बातों के लिए इन्होंने पैसा उठाया था उसी बात में यूज करे कि नहीं करे, उसी पर्पस में यूज कर रहे हैं कि नहीं। क्लियर है? लेकिन अगर मेरा इश्यू साइज 90 करोड़ है तो क्या मुझे ये अपॉइंट करना है मॉनिटरिंग एजेंसी? नहीं। मॉनिटरिंग एजेंसी कौन है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। इनको हमने नाम दे दिया, भैया मॉनिटर कर हमारे पैसे को सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं, दैट्स इट। कहीं गड़बड़ हुई शिकायत कर देगा, ये सेबी को हल्ला मचा देगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हल्ला मचाना था। प्री इशू मतलब क्या? इशू से पहले, आने वाला है आने वाला है आने वाला है। आगे चल के पढ़ेंगे पोस्ट इशू मतलब हो गया है काम, स्मूथली हो गया है, सब काम कंप्लायंसेस हमने एज पर रूल्स रेगुलेशन कर रखे हैं, ये सब बताना। तो चलो आ जाओ प्री इशू आफ्टर फाइलिंग, अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या फिर प्रोस्पेक्टस, ये तो समझ में आ गया, जो भी प्रोस्पेक्टस हो, ठीक है। रजिस्ट्रार को जब भी दिया, ठीक, इन्होंने बोला आफ्टर फाइलिंग, एक बार आपने आरओसी को फाइल कर दिया कि हाँ हमारा प्रोस्पेक्टस आ गया है, अब आपको फटाफट एडवर्टीजमेंट करना है, एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक वर्नाकुलर, वही रीजनल लैंग्वेज वाला, ठीक है। न्यूज़पेपर में बता दो हमारा आईपीओ आने वाला है। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ओपनिंग ऑफ द इशू, फटाफट ओपन हो जाना चाहिए। 12 महीने, 12 महीना कहां से? साउंड आ रहा है क्या? ठीक है। ओपन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स कहां से? फ्रॉम द, ये क्या ऑब्जर्वेशन बताओ जरा मुझे। पब्लिक कमेंट्स के लिए रखा था, से भी अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा था, ठीक है। तुम तीनों से भी मैं क्वेश्चन पूछने वाली, ठीक। चलो, सेबी ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, कमेंट किया कि आपके ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में ये कुछ 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 जो ठीक करो, वहां से 12 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए? 12 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए? ओपन हो जाना चाहिए। अगर ओपन होगा, अगर ओपन होगा, द पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन मिनिमम 3 महीने, सॉरी मिनिमम 3 दिन, 3 वर्किंग डेज, और मैक्सिमम कितना? कंपनी की अपनी मर्जी है, इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम बोल दिया, मतलब 3 दिन तो आपको मिनिमम ओपन करने पड़ेंगे। मैक्सिमम कितने दिन? वर्किंग डेज समझते हो, जिस दिन काम चल रहा है, ठीक है। अब जब आईपीओ आएगा तो 4 दिन के लिए भी हो सकता है, 5 दिन के लिए भी हो सकता है, 12 दिन के लिए भी हो सकता है। 12 दिन हो सकता है? तो रोको ना, सो गए हो बिल्कुल। इतना क्या बड़ा, इतनी जनरल जनरल बातें पढ़ रहे बच्चों, इतना कोई टेक्निकल पढ़ा ही नहीं आज। टेक्निकल की आदत हो गई, बड़े महान बच्चों, जब टेक्निकल पढ़ाते बस 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 बस, बस ज्यादा हो गया, चुप रहा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं सुन रही मैं, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम, बीच की बात 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, जबकि वो तो किसी बैंक अकाउंट में फंसा हुआ पैसा है, ब्लॉक्ड है, ठीक है। उनको बोला जाएगा कि भैया उसको हटाओ, वो अपना पैसा यूज कर सके, क्योंकि ब्लॉक्ड है ना, ना इन्वेस्टर यूज कर पा रहा है और ना ही कंपनी यूज कर पा रही है, ठीक है। तो इतने दिन तक, ठीक है, बैंक भी यूज नहीं करेगी, ठीक है। एटलीस्ट 90% हो जाना चाहिए। नॉन रिसिप्ट रिफंड करना पड़ेगा कितने डेज के अंदर? 4 दिन के अंदर। कहीं पढ़ा था ये 4 दिन? स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था? अमेंड हो चुका था वो 7 दिन, तुम लोग तो, और अमेंडमेंट आ गया था, 7 दिन की जगह 4 दिन हो गया था। अरे यहीं पढ़ा था यार। हाँ जी, तुम लोग ना एक नंबर के नालायक हो चुके हो। सुनो, अब पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट में क्या होगा? इशू कंप्लीट, सारे काम कर चुके हैं, जब भी काम खत्म होगा, कंप्लीशन हो जाएगा, जो भी सारे काम है तुम्हारे, वहां से 10 दिन के अंदर एडवर्टीजमेंट आ जाना चाहिए। उसमें बता दो सारी डिटेल्स, हाँ एसबा क्या था, इतने नंबर ऑफ शेयर्स आए, इतनी वैल्यू क्या है, इतने अलॉटीज है, ठीक है, कंप्लीट हो गया डिस्पैच। अगर रिफंड, कुछ लोगों का रिफंड भी किया है, किसी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की तो हाँ हमने ये भी किया है। तो ये पूरा का पूरा एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक वर्नाकुलर, जिसमें प्री दिया था ना उसी में पोस्ट देने का। और फाइनली सब्सक्रिप्शन बनी, रिलीज हो जाएगा। क्यों रिलीज होगा? कि हाँ सारी सब्सक्राइब हो गया है ना। लीड मैनेजर कंफर्म करेगा, बैंकर को बोलेगा कि हाँ सारे काम खत्म हो गए, फ्री करो। अभी रुको, रिवाइज करा रही, फटाफट फटाफट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। ये रुक,
हेडिंग बताओ पहले। इश्यू के टाइम पे कुछ कंडीशंस होती है और कुछ प्रोसीजर्स होती है, शॉर्ट में उन्होंने बताने का ट्राई किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है, एसबा। एसबा समझ में आया क्या है, ये एक एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्यों आया ये समझ में आ गया, पहले वो सारी पंचायत होती थी। दूसरा क्या लिखा है, आईबीओ रेटिंग क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो रेट देती है, कंपनी चाहे तो इनसे खुद से रेट ले सकती है। मे लिखा है, मे मतलब क्या है, ऑप्शन। कंपनी अपने आप को दुनिया के सामने अच्छा दिखाने के लिए एक या एक से ज्यादा ले सकती है, नहीं झूठ नहीं होगा, एजेंसी पे बात आ जाती है, ठीक है। देखो करप्शन तो हर जगह, वो बात अलग है, ठीक है। अंडर रिटर्न की बात करेंगे, अंडर राइट करना। कंपनी को अगर डर है, वेरी गुड, कंपनी को अगर डर है कि 90% सब्सक्राइब होने में हो जाएगी दिक्कत, तो वो क्या करवाएगा, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेगा, ठीक है, और उनसे हेल्प लेगा। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एजेंसी क्या है, एक एजेंसी है, अगर 100 करोड़ से ज्यादा का इशू साइज है तो मॉनिटरिंग एजेंसी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर आ गई तो ये कौन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। क्या नजर रखती है, किस पे नजर रखती है, कंपनी पे नजर रखेगी कि भैया पैसा सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं, ये ना हो भाई बहुत पैसा लग रहा है, क्योंकि प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट, इश्यू आने से पहले एडवर्टीजमेंट। ओपनिंग ऑफ द इश्यू क्या बोल रहा है, जब कमेंट दिया था 12 महीने का टाइम है। जनरली लोगों को 6 महीने से 12 महीने लगते हैं, कोई बहुत जल्दी आईपीओ लेकर नहीं आते। फॉर्मेलिटी देखो ना कितनी सारी है, तो इन फॉर्मेलिटी में टाइम लगता है, तो इन जनरल 6 से 12 महीने के टाइम पे वो लेकर आ जाते हैं। लेट होगी तो फिर से प्रोसीजर, ठीक है। चलिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या बोलता है, 90%। नहीं लेकर आ भाई तो 4 दिन के अंदर फॉर्मेलिटी करके रिटर्न करना। कुछ अगर इसमें फंस गया तो भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो आपको इंटरेस्ट वगैरह लगता है। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या बोलता है, जो वो विंडो ओपन होगी ना, वो स्पेसिफिक विंडो की बात कर रहा है, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन। नेक्स्ट क्या बोला है, अच्छा ये तो स्केप हो गया था, क्या लिखा है ये तो भूल ही गई। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कितना होना चाहिए, याद है, 10 रुपए का शेयर हुआ करता था 12th क्लास में, तो हमेशा हम क्या लेते थे, 25%। मतलब एप्लीकेशन में मिनिमम 2.5 रुपए तो ले लेना। तुम लोग हमेशा एग्जाम्पल में 3 लेते थे, क्यों पॉइंट वाले फिगर कैलकुलेट करे, है ना। तो मिनिमम 2.5, अगर कहीं भी 2 लिखा है तो वो गलत है, ठीक है। चलो, हाँ वो प्रीमियम फिर जाता। मिनिमम सम प्लीज 2.5 रुपए के हिसाब से ले लेना, अगर 10 है, 100 रुपए है तो 25 रुपए ले लेना। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट, 10 दिन के अंदर फटाफट एडवर्टीजमेंट करो, सारा काम अच्छे से हो गया। न्यूज़पेपर जिसमें प्री किया है उसमें पोस्ट कर देना। ये क्या, रिलीज ऑफ द सब्सक्रिप्शन मनी। मैंने कौन सी तुम लोग की छुट्टी कर दी है, खत्म नहीं किया है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया यहाँ तक।